गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्फिनेटिव लर्निंग पॉइंट पर। आज के आपके थर्ड सेमेस्टर की क्लास में हम शैक्षिक मूल्यांकन से संबंधित जो भी प्रश्न रहेंगे उनको करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से मैं बहुत बहुत आप लोगों की आभारी हूँ कि आपने बहुत जल्दी जो है वो मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट को जो है वो चैनल से जोड़कर हम जो हमारी लाइव क्लासेस का जो स्टेप्स हैं है ना, उसमें से फर्स्ट स्टेप को हम क्रॉस कर चुके हैं। बहुत जल्द मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 500 प्लस कर देंगे सब्सक्राइबर को, तो हम जल्दी से जो है वो लाइव क्लास को स्टार्ट कर पाएंगे। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और पहला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है। क्रियात्मक शोध की बात हो रही है तो इसे क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सभी टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए। मूल्यांकन, आकलन, क्रियात्मक शोध या क्रियात्मक अनुसंधान भी जिसको कहा जाता है, नवाचार, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आप जब तक टेट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तब तक आप सभी के ये काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें यहीं से इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अब ऐसा मत सोचिएगा कि हम जब टेट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो इन सबको दोबारा पढ़ेंगे। इससे बड़ी मूर्खता और कुछ भी नहीं हो सकती है। अभी आप डीएलएड कर रहे हो तो आप अपने सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लो, ताकि जब आप टेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएं और उनकी तैयारी करें तो आप केवल और केवल एमसीक्यूज़ के माध्यम से जो है वो प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वही काम आती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, अब उस टाइम पे आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना बैठेंगे तो आपका तो सिलेबस ही कवर अप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अभी आप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। हम हैं आपको समझाने के लिए, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए आप। ठीक है, चलिए, तो क्रियात्मक शोध या फिर जिसे क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं, ये क्या होता है। देखिए, क्रियात्मक शोध या क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है ये हमारी वास्तविक या जो वर्तमान स्थिति होती है ना, अगर उसमें कोई हमें समस्या आ गई है तो उसके लिए जो हम कहते हैं ना इंस्टेंट कुछ डिसीजन या फिर सोल्यूशन निकालते हैं, है ना, कोई नई चीज़ या टेक्निक को यूज़ करते हैं, उसी को क्रियात्मक अनुसंधान या क्रियात्मक शोध कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि आप किसी स्कूल में टीचर हैं या किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। अब स्कूल में जो है वो व्यवस्था नहीं बन पा रही है, कोई भी आपने फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह का कोई, जैसे विज्ञान की अगर कहें, विज्ञान प्रदर्शनी लगाने वाले हैं, विज्ञान क्लब का आयोजन करने वाले हैं, कोई ओलंपियाड का आयोजन करने वाले हैं। अब उसको आयोजित करने में आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उस समस्या से सुलझने के लिए आप जो बिल्कुल इंस्टेंट कोई डिसीजन लेते हैं ना, जो कि कम समय के लिए लिया जाएगा, जो मतलब स्थायी डिसीजन नहीं होगा, वो केवल और केवल उस समस्या से निपटने के लिए आपने उस समय जो है वो उस काम को किया है, तो इसी को क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत जो भी अनुसंधान या फिर जो भी नया कोई उपाय जब हम खोजते हैं, है ना, वो स्थायी नहीं होता है और वो वास्तविक परिस्थिति और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए लिया जाता है। ठीक है, तो इसके मूल आधार की बात करें तो इसका मूल आधार क्या है, हमारी समस्या हमारी, समाधान हमारा। मतलब आप कोई काम कर रहे हो और उस काम को करते समय आपके सामने कोई समस्या आ गई तो उसके लिए आपने कोई इंस्टेंट मतलब उसी एट अ टाइम कोई सोल्यूशन निकाला। ठीक है ना, जो कि अस्थायी होगा उसको आप परमानेंटली जो है वो नहीं लागू कर रहे हैं, बस वो उस समय के लिए, उस समस्या के लिए आपने उस समाधान को जो है वो निकाला। तो वो उसका मूल आधार क्या हो जाएगा हमारा, कि हमारी समस्या हमारा समाधान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शून्य परिकल्पना से आप क्या समझते हैं। तो शून्य परिकल्पना जो है वो निर्देश रहित परिकल्पना में आती है। इसके अंतर्गत शोध करने वाले को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता है। तो देखिए, ऐसी परिकल्पना या ऐसी हाइपोथेसिस है ना, कोई अवधारणा आप बना रहे हो जो कि निर्देश रहित है, मतलब आपको उसके लिए किसी ने इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं, है ना, आपने ऐसे ही कोई अवधारणा बना ली है जिसके लिए हमें कोई भी शोध कार्य नहीं करना पड़ा हो, है ना, या फिर उससे हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ हो। आप कोई खोज कर रहे हो, कोई जो अगर मैं कहूँ कि आप कोई थीसिस बना रहे हो, ठीक है ना, अब उनको बनाते समय आपने कोई परिकल्पना बनाई, पर वो परिकल्पना आपके थीसिस या रिसर्च वर्क में आपको बिल्कुल भी काम नहीं आई। ठीक है ना, क्योंकि उसका कोई आधार ही नहीं था, वो तो बस यूं ही आपने मान लिया था।
ठीक है। तो तब उसको क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं शून्य परिकल्पना। मतलब ऐसी परिकल्पना जिससे कि शोध कार्य में कोई लाभ ना हो और जिससे कि जो है वो करने वाले को भी कोई लाभ ना हो, न शोध में वो किसी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, न आगे चलकर आपके वो किसी काम आती है। तो ऐसी परिकल्पना को हम शून्य परिकल्पना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? तो इसमें परिकल्पना का कथन सकारात्मक होता है। मतलब ऐसी परिकल्पना जिसमें जो भी कथन आप लिख रहे हो या जो है वो आपने परिकल्पना निर्माण किया है, वो हमेशा आपका जो विषय है उसके सकारात्मक पक्ष की हो। जिस विषय के बारे में आप परिकल्पना कर रहे हो, परिकल्पना समझते हो ना, कोई अवधारणा जो हम बनाते हैं, है ना। तो परिकल्पना जब हम बनाते हैं तो अगर वो हमारे विषय वस्तु के पक्ष में होती है तो उसे हम सकारात्मक परिकल्पना कहते हैं। नकारात्मक परिकल्पना क्या होगा कि जब हम विषय वस्तु के नकारात्मक पक्ष में, है ना, उसके विपक्ष में कोई परिकल्पना बनाए तो वो नकारात्मक हो जाती है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के 2 उद्देश्य लिखिए। तो इसमें पहला आता है व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? एक तो व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, दूसरा परिवर्तनों के विरोध की शक्ति को कम कर देना। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जब क्रियात्मक अनुसंधान, मैंने अभी आपको बताया, जिसको क्रियात्मक शोध भी कहा जाता है, वो क्या होता है कि वर्तमान परिस्थिति में जब हम किसी समस्या का सामना कर रहे हैं और उससे निपटने के लिए हम कोई इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं, उसी को हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कई बार अपने स्कूल में देखा होगा कि कई फंक्शन होता है या फिर आप कोई क्लासरूम है, ठीक है ना, तो उसमें क्या किया जा रहा है, कोई क्लासरूम में फर्नीचर का काम हो रहा है या वाइट वॉश हो रहा है, तो ऐसे में आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम टाइम पर हमारे सिटिंग अरेंजमेंट चेंज हो जाते हैं ना, जैसे हम रोज स्कूल में बैठते हैं वैसे नहीं बैठते हैं, फिर हम अलग तरीके से बैठते हैं। पर क्या वो स्थायी परिवर्तन होता है क्या? नहीं। जैसे ही एग्जाम खत्म होते हैं हमारा सिटिंग अरेंजमेंट एज इट इज पहले जैसा हो जाता है। तो ये जब हाथों हाथ किसी चीज को, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई नया काम किया जाता है, वो क्रियात्मक अनुसंधान होता है। तो अगर हम बात करें तो क्रियात्मक अनुसंधान में का जो उद्देश्य है वो एक तो होता है व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। यानी कि व्यवहार में परिवर्तन लाने का मतलब ये है कि प्रेजेंट सिचुएशन में हम कंफर्टेबल फील करें, है ना, हम कंफर्टेबल फील करें, उसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान किए जाते हैं ना। किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए कोई नया रिसर्च वर्क किया जाता है, कोई नया जो है वो उपाय खोजा जाता है। उससे क्या होता है, उससे व्यक्तियों के व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। व्यवहार में परिवर्तन कैसे आएगा? अगर हम पहले की तरह ही चलते रहेंगे तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और हमने क्रियात्मक अनुसंधान करके कोई नया उपाय निकाल लिया तो हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो ये व्यवहार में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा है परिवर्तन के विरोध की शक्ति को कम कर देना। यानी कि आप प्रारंभ वाली स्थिति में अगर चलते रहेंगे और उसमें लोग जो हैं वो असहज महसूस करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी व्यवस्था का विरोध करेंगे। वो आपसे कहेंगे कि नहीं, ये अरेंजमेंट ठीक नहीं है, इसमें सुधार किया जाए। तो पहले से ही क्रियात्मक शोध के द्वारा जब हम अपने कार्य को सुधार लेते हैं तो उससे हमारे द्वारा किए गए कार्यों का विरोध भी कम हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के कोई 2 लाभ बताइए। तो पहला होता है स्थानीय और तात्कालिक समस्याओं का तुरंत अध्ययन। देखिए मैंने अभी आपको बताया, इंस्टेंट जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, है ना, वर्तमान समय में, वर्तमान स्थिति में हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम है, जब हम उसको हाथों हाथ सॉल्व करते हैं तब वो हमारा जो है क्या कहलाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ ही यही है कि तात्कालिक स्थिति में जो भी परेशानी का सामना आप कर रहे हो उसका समाधान निकालना। दूसरा, समस्या के मूल्यांकन में सहायक। मतलब समस्या कितनी बड़ी है उसका आप किस तरीके से सलूशन निकाल सकते हो, तो यही आपका मूल्यांकन होता है। भाई किसी भी परिस्थिति के पक्ष और विपक्ष को समझना ही मूल्यांकन होता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा एक तो हम क्या है, तात्कालिक डिसीजन, कोई भी समस्या का समाधान निकाल पाते हैं, नंबर 2 समस्या का मूल्यांकन कर पाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व क्यों है? तो देखिए क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा में क्यों महत्व है। देखिए जब हम पढ़ाने जाते हैं, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कई बार आपने देखा होगा, मैंने जैसे पिछले सेमेस्टर में जब मैं भूगोल पढ़ाती थी तो हमने स्थलाकृतियों का, है ना, प्राकृतिक जो स्थलाकृतियाँ होती हैं, प्राकृतिक शक्तियों के माध्यम से बनने वाली, वो पढ़ा रही थी। अब वो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, पर बुक में उससे संबंधित कोई डायग्राम नहीं था, तो मुझे डिफिकल्टी हो रही थी ना आपको समझाने में। ऐसे ही मैंने अभी 3rd सेमेस्टर में जब कैलोरी
मापी समझा रही थी आपको, उसका डायग्राम आपको बुक में नहीं दिया था, तो मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ूं तो ऐसे तो आपको भी समझने में दिक्कत होगी और मुझे भी समझाने में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने उसका क्या सोल्यूशन निकाला, नेक्स्ट डे जो है उसका डायग्राम लेकर मैं आपके सामने आई। तो ये क्या हुआ, ये भी एक तरह का क्रियात्मक अनुसंधान ही तो हुआ। उससे क्या होता है कि हम, एक तो क्या है, हमारे जो पढ़ाने का तरीका होता है उसमें सुधार आता है, ठीक है ना। एक तो क्या है, पढ़ाते समय जो भी समस्या का सामना शिक्षक करता है उसका समाधान निकल सकता है। इसके अलावा प्राचार्य, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों और निरीक्षकों में जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। भाई जब तक हमारे सामने कोई समस्या नहीं आएगी हम उसका समाधान कैसे निकालेंगे, और समस्या का जब हम समाधान निकालते हैं तो अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, हमारा दिमाग काम करता है ना। जितनी ज़्यादा समस्याओं का सामना हम अपने जीवन में करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर जो सोचने समझने की शक्ति है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारे अंदर जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। कि एक अच्छा प्रश्न पत्र, ये प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्न आ सकता है कि ब्लूप्रिंट क्या है, अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं, इसको अच्छे से याद करना। तो पहला आता है कि नमूना तैयार करना। पहले आपको जो है वो एक रफ जो है वो इसका फॉर्मेट तैयार करना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसमें अगर हमें कुछ कमी लगती है तो उसको सुधारा जा सकेगा। तो एक नमूना तैयार करना। दूसरा ब्लूप्रिंट बनाना। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है कि फाइनल आपका जो प्रिंटिंग के लिए जाना है पेपर वो किस टाइप का होता है ना। नमूने में क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं, फिर जब बिल्कुल फाइनल हो जाता है हमारा फिर हम उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं। और फिर आ जाता है आपका प्रश्न बनाना, ठीक है। फिर आ जाता है आपका प्रश्न बनाना आ जाता है, ठीक है। तो प्रश्न बनाना मतलब किस तरह के प्रश्न जो हैं वो आपको तैयार करने हैं, क्या करना है, ठीक है। फिर प्रश्नों के क्रमों का विश्लेषण करना कि भाई जिस अरेंजमेंट में आपने प्रश्न लगाए हैं वो सही है कि नहीं है। ये सभी चीज़ें जो हैं वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं, व्यवहारिकता से क्या आशय है। व्यवहारिकता क्या होता है। तो देखिए, व्यवहारिकता से आशय है कि परीक्षा का प्रयोग सरलता से किया जा सके और परीक्षा का मूल्यांकन भी सरलता से हो सके। मतलब व्यवहारिकता का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल हो, सिर्फ हवाबाजी ना हो कि हमने कुछ कह दिया और बस हो गया, नहीं, उसका हमारे दैनिक जीवन से संबंध होना चाहिए। वो चीज़ इतनी प्रैक्टिकल होनी चाहिए कि उसको लागू करना भी आसान हो, ठीक है ना। तो व्यवहारिकता का मतलब ये होता है कि परीक्षा का प्रयोग सरलता से किया जा सके। जैसे आपने कोई टेस्ट तैयार किया है ना, अब उसको बच्चे आसानी से कर सकें, वो बच्चों के स्तर का हो, है ना। एक मतलब ऐसे कहते हैं ना, नॉर्मल सी बात है कि ये वाले प्रश्न जो हैं वो 3rd क्लास के बच्चे के लिए अगर आप कोई परीक्षा पत्र जो है वो तैयार कर रहे हो, है ना, प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है हम उसमें ऐसे ही प्रश्न देंगे जो कि उनके सिलेबस से संबंधित हों, जिनको वो आसानी से कर पाए। अब उनको उठा के 10th लेवल का क्वेश्चन तो देंगे नहीं हम, 12th लेवल का तो देंगे नहीं, 8th लेवल का तो देंगे नहीं। तो प्रश्न पत्र कोई भी आप परीक्षा तैयार कर रहे हो उसको सरलता से जब हम कर सकें या फिर परीक्षा का मूल्यांकन भी हम आसानी से कर सकें तो ये कहलाता है आपका व्यवहारिकता, ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई बच्चा जो है वो खेल कूद में अच्छा है ना। अब एक टीम में वो खेल रहा है और उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है ना। तो क्या उसके उस परफॉर्मेंस के आधार पर हम उसका पूरा मूल्यांकन कर सकते हैं क्या? हम ओवरऑल बता सकते हैं क्या कि वो बच्चा किस टाइप का है? नहीं बता सकते ना। तो किसी एक चीज़ को देखकर हम बच्चे की क्षमताओं का पता नहीं लगा सकते। तो ये व्यवहारिकता नहीं हुई कि आप किसी एक आधार पे बच्चे का मूल्यांकन कर दें। हमें उसका मूल्यांकन करने के लिए उसके नैतिक, उसके संज्ञानात्मक सभी प्रकार के पक्षों को देखना पड़ता है, तब जाके हमारा एक सही मूल्यांकन हो पाता है। तो ये हो जाती, ये चीज़ें होती है व्यवहारिकता, है ना। व्यवहारिकता का मतलब यह होता है कि किसी काम को बड़ी ही आसानी से कर लेना, है ना, हर किसी के लिए, चाहे वो मूल्यांकन आप कर रहे हो चाहे मैं कर रही हूँ, पर बड़ी आसानी से जब हम उस काम को कर ले तो वो कहलाती है व्यवहारिकता, ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक परिकल्पना क्या है। क्रियात्मक परिकल्पना की यदि हम बात करें तो क्रियात्मक परिकल्पना क्रियात्मक शोध का एक मुख्य कारण या चरण है। अब क्रियात्मक शोध जो है वो कई चरणों में कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो उसमें अगर हम बात करें क्रियात्मक परिकल्पना की
तो क्रियात्मक जो परिकल्पना है ये क्रियात्मक शोध का एक स्टेप होती है, ठीक है ना। क्या होती है, ये एक स्टेप होती है, एक चरण होती है। इसको सोपान के नाम से भी जाना जाता है। कहीं पे सोपान लिखा आ जाता है, कहीं पर क्या होता है स्टेप्स लिखा हुआ आ जाएगा, कहीं चरण लिखा हुआ आ जाएगा। तो हमें ना इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है। हमें इस तरीके से हमको समझते हुए चलना है, ठीक है, और हर चीज को अच्छे से देखना है। अगर अब मैं आपको बता दूं कि क्रियात्मक जो अनुसंधान होते हैं इसके चरण कितने होते हैं, तो इसके 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं, इसके 6 चरण होते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के। अच्छा ये लिखा ना, क्रियात्मक शोध के 6 चरण होते हैं, ये 6 चरण होते हैं। तो 6 चरण कौन कौन से होते हैं, देखो एक चरण तो ये क्रियात्मक परिकल्पना ही हुआ, ठीक है ना। तो पहला चरण जो होता है वो होता है, इसमें अच्छे से देखना, ये याद रहने चाहिए आपको। नंबर 1 आ जाता है इसमें अपना समस्या चयन। भाई कोई समस्या होगी तभी तो आप क्रियात्मक अनुसंधान कर पाओगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, समस्या का चयन करना। नंबर 2 आ जाता है समस्या को परिभाषित करना, समस्या को परिभाषित करना, है ना, परिभाषित करना, ठीक है। नंबर 3 आ जाता है समस्या सीमांकन, ठीक है ना, समस्या का सीमांकन आ जाता है। नंबर 4 की यदि हम बात करें तो नंबर 4 पे आ जाता है आपका समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना। भाई समस्या क्यों आ रही है, तो समस्या के कारणों का पता लगाना, कारणों का विश्लेषण करना भी लिख सकते हैं इसको, है ना। फिर नंबर 5 पे आ जाएगा क्रियात्मक परिकल्पना। फिर नंबर 6 पे आ जाएगा आपका कि अभिकल्प निर्माण और उपकरणों का विकास। मतलब किसी समस्या को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे वो आपका अभिकल्प हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अभिकल्प निर्माण और उपकरणों का विकास, ठीक है ना। इस तरीके से 6 चरण होते हैं हमारे क्रियात्मक अनुसंधान के, ठीक है, जिसमें से क्रियात्मक परिकल्पना जो है वो 5वां चरण होता है। चलिए अगला प्रश्न है निर्देशित परिकल्पना क्या है। तो निर्देशन का मतलब क्या होता है, जब हमको कोई इंस्ट्रक्शन दे, ठीक है ना, कोई काम जो है वो निर्देशित तरीके से हो रहा हो, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हो रहा हो, तो वो निर्देशित परिकल्पना होती है। तो अगर हम बात करें तो जब शोधकर्ता को परिकल्पना द्वारा उचित दिशा प्राप्त होती है ना, आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है और आपको आपके रिसर्च वर्क में उससे हेल्प मिल गई, है ना। होता है ना कभी कभी हम किसी से सलाह लेते हैं कि यार ये समस्या आ रही है, कुछ इसका कोई उपाय बता, तो फिर सामने वाला आपको कोई सलाह देता है कि भाई तू इस तरीके से कर ले। तो ये आपका हो जाता है निर्देशित परिकल्पना, जो किसी और की दी गई सलाह पर के ऊपर डिपेंडेबल होती है। अगला प्रश्न है निर्देशित परिकल्पना कितने प्रकार की होती है। तो निर्देशित परिकल्पना 2 प्रकार की होती है, एक तो सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक। क्रियात्मक शोध के चरणों की बात करें तो अभी अभी मैंने आपको 6 चरण बताए कौन कौन से। नंबर 1 समस्या का चयन, नंबर 2 समस्या को परिभाषित करना, नंबर 3 समस्या का सीमांकन, नंबर 4 समस्या के संभावित कारणों का विश्लेषण करना, नंबर 5 क्रियात्मक परिकल्पना और नंबर 6 अभिकल्प निर्माण या फिर उपकरणों का विकास, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न जो है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपके एमसीक्यूज आ जाते हैं, जिससे हम बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। फिर आपके अति लघु बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाएंगे, आपके फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएंगे, राइट रॉन्ग आ जाएंगे, है ना। तो ये सब आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आते हैं, जोड़ी मिलान वगैरह। फिर आ जाता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, फिर लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न को निबंधात्मक प्रश्न भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्वसनीयता से क्या आशय है। रिलायबिलिटी अगर हम कहें तो वो क्या होती है। भाई किसी भी परीक्षा पत्र पर या फिर किसी भी टेस्ट पर जब ऐसा हो कि उसको कोई भी व्यक्ति करे,
है ना, उस टेस्ट को कोई भी व्यक्ति लगाए और उसके उत्तर हमेशा एक समान आए, उसके उत्तर हमेशा एक समान आए, तो वो कहलाती है विश्वसनीयता। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे कोई अगर हम कहें 10 क्वेश्चन है दिए मैंने आपको एमसीक्यूज, है ना, 10 एमसीक्यूज दिए, तो आप मुझे बताओ कि एमसीक्यूज में सही उत्तर तो एक ही होता है, एक से ज़्यादा सही उत्तर तो होते नहीं है। भाई गलती से कोई लिख दे ऑप्शन तो वो बात अलग है, पर वैसे तो एक से ज़्यादा सही उत्तर होते नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति को, किन्हीं व्यक्तियों को उन 10 प्रश्नों के सही उत्तर पता होंगे, जैसे 10 लोग हैं, 10 लोग उस 10 प्रश्न वाले टेस्ट को लगा रहे हैं, उनमें से 5 लोगों को या पूरे 10 के 10 लोगों को सही उत्तर पता है, तो वो सारे के सारे उसमें 10 में से 10 नंबर लेंगे ना, क्योंकि उत्तर तो केवल एक ही है। तो ऐसी परीक्षा जिसको कितने भी लोग सॉल्व करें परंतु उसका परिणाम जो है वो हमेशा एक समान आए, यही क्या कहलाती है, विश्वसनीयता कहलाती है ना। तो विश्वसनीयता की परिभाषा क्या है कि विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसे परीक्षण से है जिसमें बार बार प्रयोग करने पर भी एक जैसा ही परिणाम प्राप्त होता है। चलिए, जैसे कि हम कहें कि एक छड़ चुंबक है, एक छड़ चुंबक ले लिया, अब आप उसको धागे से जब लटकाओगे तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा, नहीं रुकेगा, रुकेगा ना, चाहे आप भारत में लटका दो चाहे आप अमेरिका में लटका दो, हमेशा उत्तर दक्षिण। तो ये होती है विश्वसनीयता, जिसका मान जो है, जिसका जो परिणाम है वो कभी भी चेंज ना हो, तो वो विश्वसनीयता कहलाती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन के संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षण के द्वारा अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होती है। भाई जब तक कोई आपको पढ़ाएगा नहीं तो आप सीखोगे कहाँ से, है ना, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से तो आप कोई ना कोई चीज़ किसी से सीखते ही हो ना, चाहे वो समाज से सीखो या स्कूल में जाके शिक्षक से सीखो। तो शिक्षक के द्वारा ही जो है वो, शिक्षण के द्वारा ही अधिगम प्रक्रिया होती है। जब अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तब अधिगम स्तर की जांच अर्थात मूल्यांकन किया जाता है। जब अधिगम करा दिया जाएगा, जैसे कि अभी जैसे आपको पूरा पढ़ा दिया जाएगा डीएलएड का, फिर आपको एग्ज़ाम होंगे, तो जाहिर सी बात है आपने जितना भी पढ़ा उसकी परीक्षा लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो उससे क्या होता है, आपके अधिगम के स्तर की जांच हो जाती है। भाई ये पता लग जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंधित है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्य को प्राप्त किया गया या फिर नहीं। तो मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने द्वारा सीखी गई चीज़ का जो स्तर है उसका पता लगा पाते हैं कि हमने किस स्तर से किसी चीज़ को सीखा, तभी हमारा सही मूल्यांकन हो पाता है। अगला है, शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है। तो मापन और मूल्यांकन जो है, मापन जो है वो मूल्यांकन का ही एक भाग है। ये मैंने आपको मापन पढ़ाते समय बहुत अच्छे से समझाया है कि मापन जो है वो मूल्यांकन का एक हिस्सा होता है। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है और मापन उस व्यापक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, ठीक है। तो जो बालकों की शैक्षिक योग्यता को प्रतिशत मात्रा अंकों में प्रदर्शित करता है। तो मापन क्या है, मापन में किसी भी चीज़ का जो है जब नाप तोल किया जाता है तो उसको अंकित किया जाता है, अंकों के द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाता है, यही आपका मापन कहलाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ एक क्लासरूम है उसमें 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे में से एक बच्चे ने टॉप किया और मैं कहूँ कि रोहित ने टॉप किया है और रोहित के 100 में से 95 नंबर हैं, तो 95 जो है ये मापन है। और अगर मैं ऐसा कहूँ कि रोहित जो है वो क्लास में उसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया तो ये मूल्यांकन हो जाता है। मूल्यांकन में हम अंकों की बात कभी नहीं करते, हमेशा हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि परीक्षण से आप क्या समझते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने की प्रक्रिया को ही परीक्षण कहा जाता है। जब आप किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व करते हो उसके बिहेवियर को, तो वही क्या कहलाता है, परीक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्षों को लिखिए। तो ज्ञानात्मक और भावात्मक, है ना, ये 2 पक्ष होते हैं। तो प्रमुख 2 पक्ष बोला गया है। वैसे एक और पक्ष होता है, कौन सा, क्रियात्मक, पर यहाँ पर जो है वो आपको 2 पक्ष बोला था तो 2 के लिख दिए। वैसे तो 3 होते हैं, है ना, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। संज्ञानात्मक को ज्ञानात्मक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है,
व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है? व्यापक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है कि जब मूल्यांकन किसी एक क्षेत्र का नहीं किया जाए, एक से ज़्यादा क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाए। जैसे किसी बच्चे के हम बुद्धि का भी परीक्षण कर रहे हैं, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ का भी परीक्षण कर रहे हैं, उसके नैतिक व्यवहार का भी परीक्षण कर रहे हैं। तो किसी एक पक्ष को लेकर जब मूल्यांकन नहीं किया जाए और एक से ज़्यादा पक्षों में मूल्यांकन किया जाए तो ये हमारा क्या कहलाता है? व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो रचनात्मक एवं योगात्मक, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? एफए और एसए, है ना, फॉर्मेटिव और सबमेटिव, जिसे हम रचनात्मक और योगात्मक भी कहते हैं। योगात्मक को आकलनात्मक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको नाम, एक से ज्यादा जो नाम है ना वो भी याद रखने पड़ेंगे। अगला प्रश्न है, अच्छे परीक्षण में यथार्थता तथा वैधता का क्या अभिप्राय है? तो भाई एक कोई अच्छा सा टेस्ट आप तैयार कर रहे हो, उसमें वैधता का मतलब क्या होता है? विश्वसनीयता का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि जब हमें हर बार एक जैसे ही परिणाम प्राप्त हो तो वो विश्वसनीयता हो जाती है। अब वैधता क्या होती है कि अच्छे परीक्षण में वैधता से अभिप्राय है कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी चीज़ का मापन करता है। मतलब जब हम किसी परीक्षण के द्वारा किसी चीज़ का मापन कर रहे हैं और वो कितना हमको एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है ना, कितना एक्यूरेट रिजल्ट हमको दे रहा है, वही वैधता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कि आप जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि सब्जी बेचने वाले तराजू में बाट की जगह पे पत्थर रख देते हैं। अब हमको थोड़ी पता है कि वो पत्थर पाव भर का है कि नहीं है, हो सकता है उसमें 10-20 ग्राम जो भार है वो ऊपर नीचे भी हो, ठीक है ना। पर जब हम किसी बाट का प्रयोग कर रहे हैं तब हमको बिल्कुल एक्यूरेट पाव, है ना, जो है वो 250 ग्राम चीज़ मिल रही है। तो ये जो बाट का प्रयोग किया जा रहा है तो ये कहलाता है वैधता। मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी भी परीक्षण का जो परिणाम है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से हमको मिले, तो वही क्या कहलाता है? वैधता कहलाता है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न करने के मुख्य उद्देश्य क्या है? वे प्रश्न क्यों किए जाते हैं? प्रश्न से बालकों के ज्ञान के स्तर का एक तो हमें पता चलता है ना, हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे को कितना आता है, और इसके अलावा कि बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है। जब आप उससे कोई प्रश्न करते हो तो वो प्रश्न का जवाब अपनी भाषा में देता है, तो उसको एट अ टाइम किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है और कैसे अपने उत्तर को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना है, इस गुण का विकास भी जो है वो बालक में हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने ही प्रश्नों को रखेंगे। आई होप आपको ये सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे अपनी क्वेरीज को डाल सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यूट्यूब पे मुझसे प्रश्न कर सकते हो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो चलिए अभी इतना ही। और जो मैंने आपको एक काम जो है वो मैंने सभी स्टूडेंट को दे रखा है कि रोज़ अपने स्तर पर आपको एक सब्सक्राइबर को जो है वो अपने चैनल से जोड़ना है। तो प्लीज़ आप उस काम को जो है वो पूरी लगन से कीजिए कि रोज़ हमको किसी न किसी एक स्टूडेंट को जो है वो हमारी क्लासेस तक पहुंचाना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हम बहुत जल्दी अपने उस फाइनल स्टेप तक पहुंच जाएंगे, जिससे कि फिर हम लाइव क्लासेस को स्टार्ट कर पाएंगे। तो चलिए आपका जो सपोर्ट है आई होप मुझे मिलता ही रहेगा। और अब मिलेंगे शाम की क्लास में, ठीक है ना। शाम को 8 बजे जो है वो आपकी सेकंड क्लास रहेगी। अब वो किस सब्जेक्ट की रहेगी ये आपको उसी समय पता पड़ जाएगा लिंक के थ्रू। पर आप सभी के लिए, आपको तो सभी सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। चलिए अभी के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं शाम 8 बजे।